क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हम शुरू कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप पहला लेक्चर आप लोग देख के आए होंगे यूट्यूब पे। देखा पहला लेक्चर? आप लोगों के लिए ही अपलोड किया जाता है, तो कृपया करके देख के आया करिए। जैसे आपको खबर मिलती है एक रात पहले कि अगले दिन फिजिक्स का लेक्चर है, तो एक बार थोड़ा नजर ऐसा भगा भगा के देख लो करो। हाँ भाई, ऐसा सर ने बोला था, वैसा बोला था। कैसा होता है, अगले लेक्चर में आने के पहले देख लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? शुरू करें आज का लेक्चर? तैयार हैं सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं वो ये है कि आज हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में वर्सेस फोटो करंट। आपने अगर पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात की है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वर्सेस फोटो करंट के बारे में। आई होप पिछला लेक्चर सब लोग देख के आए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वर्सेस फोटो करंट के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट, तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो आपका फोटो करंट है, ठीक है, इसके बीच का जो ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में देखा था वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहां पे आपका फोटो करंट है, यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी। ग्राफ ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली एनर्जी के तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन के एनर्जी रिलेशनशिप के हिसाब से E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो आप अगर अपने लाइट की फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाते हैं तो उससे एनर्जी में बदलाव आता है, और जब आपकी एनर्जी यानी कि आपकी इंसिडेंट एनर्जी बराबर हो जाएगी सामने वाले मेटल के वर्क फंक्शन के, तब जाके आपको फोटो करंट मिलना शुरू होगा। बार बार आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि जब भी मैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी का नाम लूं तो आपके दिमाग में एनर्जी आना चाहिए। जितने जल्दी आप इन चीजों को अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे उतने जल्दी आपको ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और ये चैप्टर आपके रिवीजन लिस्ट में होना चाहिए। स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आज हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, आज हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। बात को ध्यान से समझिए। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि आपके पास एक सरफेस होगा, जिस सरफेस पे अगर आपने लाइट को फेंक के मारा, इंसिडेंट रे, तो इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से बाहर निकल के आ जाएंगे। बस इतनी सी जानकारी आपने पढ़ी। पर क्या आप जानते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं जानता हूं कि आप बोलोगे कि सर जिम्मेदार है इंसिडेंट रे, पर आप जानते हैं इंसिडेंट रे यानी कि लाइट की रे किससे बनती है? वो बनती है फोटॉन्स से। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स को बोला जाता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
यानी कि जब आप ये बोलते हो कि आपने किसी मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट फेंक के मारी, इन शॉर्ट आप ये बोलना चाहते हो कि आपने एक मेटल प्लेट के ऊपर फोटॉन्स फेंक के मारे, और फोटॉन्स के पास होती है एनर्जी। जब आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स फेंक के मारते हो तो फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन, यानी कि ये फोटॉन जाके उन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। किन इलेक्ट्रॉन से? जो मेटल के सरफेस पे है। फोटॉन कहां से आए? जो लाइट आपने फेंक के मारी वो फोटॉन से बनी हुई होती है। जैसे कि बूंदी का लड्डू बूंदी से बना होता है, वैसे ही लाइट फोटॉन से बनी होती है। हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी होती है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आते हैं, फोटॉन के पास मास है, फोटॉन आते हैं और फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। जैसे ही फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करते हैं, उसके बाद का स्टेप ध्यान से सुनना। फोटॉन्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। फोटॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जिससे वो फोटॉन टकराते हैं। इधर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वन फोटॉन कोलाइड्स विथ वन इलेक्ट्रॉन। हरदम याद रखिए, एक फोटॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है। यानी कि जो लफड़ा यहां पे हो रहा है वो 1 to 1 हो रहा है। फोटॉन वाले भाई साहब जब टकराएंगे तो एक फोटॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं टकराता, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, चुन चुन के मारेंगे। अगर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है तो वो टकराने के बाद अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा जिससे वो टकराएगा। और आफ्टर द इलेक्ट्रॉन gains all the energy from photon, it comes out of metal surface if the energy given is equal to the work function। एक फोटोन ने उसको कुछ एनर्जी दी ना, जो एनर्जी उस फोटोन ने उसको दी, जो एनर्जी उस फोटोन ने उसको दी, अगर वो एनर्जी उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के बराबर है तो आपका इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को छोड़ के उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। इस पूरे के पूरे डिस्कशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल तक हम लाइट के फॉर्म में अपनी जानकारी बढ़ा रहे थे, पर आज हमने बात समझी कि जो कोलिजन होता है वो फोटॉन करता है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आज के लेक्चर का ये इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे लिए, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है। फोटॉन जो है वो खुद की सारी एनर्जी ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर सकता है। जब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, यानी कि फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है पूरी की पूरी, और उस एनर्जी को लेने के बाद इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि उसको मेटल के सरफेस से बाहर आना है कि नहीं आना है। अगर जो एनर्जी फोटॉन ने उसको दी अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर निकली या ज्यादा निकली तो आपका इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा। निम्नलिखित डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं। फोटॉन एनर्जी देने के बाद कहां गया, या आपके दिमाग में सवाल आ सकता है फोटॉन का क्या होगा
बहुत सारे बच्चे लोग ये सवाल पूछते हैं, ठीक है सर, हमको ये बात समझ में आई कि आपके फोटोन ने इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसको सारी की सारी एनर्जी दे दी। अब क्या? अब उसके बाद फोटोन का क्या हुआ? तुमने तो ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन को अगर उसके वर्क फंक्शन से बराबर या ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो भाई साहब तो अपने मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे, पर वो फोटोन का क्या हो जाएगा? क्या किसी के दिमाग में डाउट आया? क्या कोई व्यक्ति है जिसको लगा कि ऐसा कुछ है? एनीबडी हु थिंक्स दैट दिस डाउट इज वैलिड? कोई नहीं है? कोई तो होगा जिसको ऐसा लगा होगा कि सर फोटोन का क्या हुआ। हाँ हाँ, है ना, लगा ना फोटोन का क्या हुआ। प्लीज प्लीज बात को ध्यान से समझिए क्लास। ये जो डाउट आपके दिमाग में है, ये डाउट एक बहुत ही बचकाना डाउट है। बचकाना क्यों? क्योंकि आप जरा बात को समझें। आप इस बात को समझें कि जो फोटोन है वही एनर्जी है, यानी कि जो फोटोन होता है वो एनर्जी से ही बना होता है। प्लीज ये बात को समझो। फोटोन कोई ऐसी अलग सी चीज नहीं है, फोटोन माने ही एनर्जी है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन को अपने अंदर समा लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फोटोन को अपने अंदर समा लेता है। फोटोन को अंदर अपने अंदर समाने का मतलब फोटोन को मतलब एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है। आप ऐसा मत समझिए। लोगों को क्या लगता है, लोग एवेंजर मूवी देखते हैं, एवेंजर मूवी देखने के बाद लोगों को लगता है कि विजन नाम का कोई एक बंदा था, थैनोस आता है, थैनोस उस विजन के सर से वो मनी निकाल लेता है। एक्चुअली विजन कौन है? एवेंजर्स में विजन कौन था? विजन यानी कि वो स्टोन, कोई तो स्टोन था ना, इन्फिनिटी स्टोन के एक स्टोन में से विजन बना था, अगर आपने देखी है तो। अगर ये स्टोन विजन से निकाल दिया जाए तो लोगों को स्टोन निकालने के बाद विजन की बॉडी ऐसी मिली थी, ऐसे बॉडी गिरी हुई दिखी थी। पर आप ये बात भूल रहे हैं कि विजन और स्टोन एक ही चीज है। अगर स्टोन निकाल दिया जाए तो विजन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब जिन्होंने एवेंजर देखी है उनको ये बात समझ में आ रही होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो इस बात पे दिमाग ना लगाए। वो इस बात पे दिमाग लगाए कि फोटोन और एनर्जी एक ही चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर फोटोन में से एनर्जी निकल जाए तो अलग से कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। एनर्जी गई मतलब फोटोन भी गया। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग को ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कम ऑन एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? फोटोन ही एनर्जी है, फोटोन ही एनर्जी है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन में समा रही है, यानी कि फोटोन एनर्जी, फोटोन इलेक्ट्रॉन में समा रहा है। सेकेंड पॉइंट को कृपया हल्के में ना ले। वन फोटोन कोलाइड्स विथ वन इलेक्ट्रॉन, इस बात पे ही जेई के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से इस बात को ध्यान से समझिए। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा सकता है और उसको वो अपनी एनर्जी दे सकता है। मैं आपको बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको बार बार ये चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फोटो करंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। यानी कि अगर कोई इंसान आपसे यह कहता है कि अरे मैंने ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दिया, आई हैव इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। कृपया इस बात को समझें। कोई इंसान आपसे कहता है कि मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाती है, फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं।
फर्क को समझिए। जितने जल्दी आप इस फर्क को समझेंगे उतने जल्दी आपको एक बात क्लियर होगी। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि मुझे एक ग्राफ बनाना है, किसके बीच में? मुझे ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसके बीच में? इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के बीच में, अगर मुझे एक ग्राफ बनाना है। और मैं अगर आपसे यह कहूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो भी फोटॉन्स मैं उस प्लेट पे फेंक के मारूंगा, उनके पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, भले ही मैं ग्राफ फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी के बारे में बना रहा हूं, पर मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आके उस मेटल प्लेट से टकराएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है। जैसे ही आपको ये खबर मिली तो आपके दिमाग ने आपसे कहा कि अगर ऐसा है यानी कि मुझे फोटो करंट पहले से ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है यानी कि पक्का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। पर हम ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट का नहीं बना रहे, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस फोटो करंट का नहीं बना रहे। हम ग्राफ बना रहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस नंबर ऑफ फोटॉन्स। ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी कि एकदम एक लीनियर ग्राफ आप देख पाएंगे। क्यों ऐसा लीनियर ग्राफ? क्यों? सबसे पहली बात तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा कोलिजन्स की पॉसिबिलिटी बनेगी। मोर फोटॉन्स मतलब मोर कोलिजन, क्योंकि आप जानते हैं 1-to-1 सीन होता है। 1-to-1 मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है। अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और आप कह रहे हो कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कोलिजन्स होंगे। ज्यादा कोलिजन्स होने का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे यानी कि आपको मोर फोटो करंट मिलेगा। तो क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपका ये ग्राफ लीनियर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फोटो करंट बढ़ता जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके मेटल प्लेट के ऊपर अनगिनत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लोगे, ठीक है? आप उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो जो सरफेस पे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो, ठीक है? क्योंकि लाइट सरफेस पे हिट करती है, तो सरफेस पे जो भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे आपके बाहर आ जाएंगे। पर कृपया एक बात का ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से एक बात को ध्यान दीजिए। अगर मैंने आपसे ये कहा, केस को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैंने आपसे कहा कि एनर्जी जो है वो लेस देन 5 है, यानी कि क्या? यानी कि क्या? यानी कि आप जो एनर्जी फेंक के मार रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के सहारे, वो वर्क फंक्शन से कम है। तो बेटा आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, कितनी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा लो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ा लो, आपको फोटो करंट कितना मिलेगा पता है? 0। पता है क्यों? भले ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो,
बट क्या आप ये बात जानते हो कि उन फोटॉन्स के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो वर्क फंक्शन को पूरा कर सके। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से आपका करंट तभी बढ़ेगा अगर आप वर्क फंक्शन जैसी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। इसलिए पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आप ये मत सोचिए कि आप 1000 फोटॉन्स को भेजेंगे। आपने अगर 1000 फोटॉन्स को भेजा और अगर आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 1000 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये बात आप सही उम्मीद कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 1000 फोटॉन्स जाके टकराएंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। परंतु क्या आप ये बात जान रहे हैं कि जब पहला फोटोन जाके पहले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि अगर मेरे पास जो एनर्जी आई है, अगर वो अभी भी वर्क फंक्शन से कम है, तो मैं क्यों बाहर जाऊं? मैं बाहर जा ही नहीं सकता। मैं बाहर तभी जा सकता हूं जब मुझे इस फोटोन ने, जिसने मेरे से टकराया है, जिसने मुझे एनर्जी दी है, अगर वो एनर्जी मेरे वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा है, तभी तो मैं बाहर आऊंगा। पर अगर तुम मेरे ऊपर 1 करोड़ फोटोन फेंक के मारो और सारे के सारे फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो क्या फायदा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का? इसलिए जब मैंने ये ग्राफ बनाया, तब मैंने खुला खुला इस बात का डिक्लेरेशन किया कि जितने भी फोटॉन्स वहां पे आके हिट करेंगे, सारे के सारे फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है। इससे तुम्हें पता चला कि अब तो इलेक्ट्रॉन बाहर पक्का आएगा। पर हम ग्राफ इस बात की बना रहे हैं कि अगर हम फोटॉन्स की तादाद बढ़ाते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी? हां, जरूर बढ़ेगी, पर यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के बीच में क्या लेना देना? कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है कि वर्क फंक्शन वाला क्राइटेरिया, यानी कि फर्स्ट लेक्चर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? हाँ या ना आना चाहिए सब लोग की तरफ से? हाँ या ना आना चाहिए सब लोग की तरफ से? कम ऑन, कम ऑन। कल को आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कल को आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट लैब में, आपके 4-5 दोस्त है, और आपके 4-5 दोस्त में से एक दोस्त बोलता है, अबे मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, मुझे फोटो करंट मिल ही नहीं रहा। क्या अपैरेटस खराब हो गया? क्या मेटल प्लेट ने काम करना बंद कर दिया है? आप उसको बोलोगे बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुझे जरूर मिलेगा, पर क्या तूने एनर्जी और वर्क फंक्शन वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया? फिर वो तुझे पूछेगा कि एनर्जी और वर्क फंक्शन वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, तो तू उसको बोलना पहले तू तेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा। एक बार तू तेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते तेरी एनर्जी बढ़ेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी बढ़ते बढ़ते वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। वहां पे रुक जा, वहां पे रुक जा, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना बंद कर दे, क्योंकि तुझे पता चल चुका है कि तेरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ते बढ़ते तेरे वर्क फंक्शन के बराबर हो गई। यानी कि अब तेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, सबकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है। अब इसके बाद तू तेरी इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू कर, क्योंकि अब तू इंटेंसिटी बढ़ाएगा। तो समझ, पहले 10 निकल रहे थे फोटोन, अब 100 फोटोन निकल रहे हैं। पर 10 फोटोन निकले या 100 फोटोन निकले, सारे के सारे फोटॉन्स की एनर्जी 5 के बराबर है। तो वो जिस भी इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएंगे वो पक्का बाहर आएगा। अब तुझे ज्यादा करंट मिलेगा, अब तुझे जितना इंटेंसिटी बढ़ाएगा उतना करंट मिलेगा। मैं और बकवास करूं कि आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? क्या इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ क्या आपके दिमाग में समझ में आ रहा है? कि आपको पता चल रहा है ग्राफ लीनियर क्यों है? कि आपको पता चल रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्या एमएसटीसीटी में आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट? आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या एमएसटीसीटी में आपके पास है, जेई में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक बंदा एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, पर उसको फोटो करंट नहीं मिल रहा? ऑप्शंस में जवाब होंगे क्यों फोटो करंट नहीं मिल रहा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का कोई लेना देना नहीं है।
क्या ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है कि एनर्जी और वर्क फंक्शन, एनर्जी जो है फोटॉन्स के पास वो वर्क फंक्शन से कम है, एनर्जी जो है फोटॉन्स के पास वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है? नन ऑफ दिस। आंसर है एनर्जी जो फोटॉन के पास है वो वर्क फंक्शन से कम है, इसलिए भाई लोग बाहर नहीं आ रहे इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी। आगे बढ़ रहे, बहुत ही बढ़िया। बार बार खुद को बोलो, फ्रीक्वेंसी माने एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट माने नंबर ऑफ फोटॉन्स। फ्रीक्वेंसी माने एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट माने नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब अगली बातचीत हम करने जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक मैं आपके दिमाग में पुट करना चाहता हूं उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको? इट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्या आपको एक बात पता है कि जब हम पिछले लेक्चर में हम जो सेटअप पढ़ रहे थे, वो जो सेटअप आप देख रहे थे उसमें कलेक्टर के पास, कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया था। क्या आपको पिछला वाला वो डायग्राम याद है सब लोगों को? याद है पिछला वाला डायग्राम? याद है? कितने लोग को याद है पिछला वाला डायग्राम? कलेक्टर प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, याद है? थोड़ी यादें ताजा कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहां पे एक प्लेट है इस तरह से, ठीक है। सपोज कीजिए इस प्लेट के ऊपर आप लाइट फेंक के मारते हैं इस तरह से, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं इस तरह से। एग्जैक्टली उन इलेक्ट्रॉन्स के सामने एक और प्लेट है, ये वाली। ये जो प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इस प्लेट को कलेक्टर बोला जाता है, इस प्लेट को एमिटर बोला जाता है, बराबर। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट तक आने से रोके। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? हम ये प्लेट तो इसीलिए लगाते हैं ना ताकि इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। पर सपोज करो आप ये नहीं चाहते, आप ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आप क्या करोगे? आप इस प्लेट का पोटेंशियल सबसे पहले तो बदलोगे। आप इस प्लेट को सबसे पहले नेगेटिव बनाओगे। और ये काम कौन करेगा? प्लेट को नेगेटिव बनाने का काम कौन करेगा? याद है पिछले लेक्चर में कम्यूटेटर नाम का एक चीज मैंने आपको दिखाया था। बैटरी को बिना हाथ लगाए आप उसका टर्मिनल चेंज कर सकते हो। उस कम्यूटेटर की मदद से आपने इस प्लेट को नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अगर आपने इस प्लेट को नेगेटिव बना दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के पास नहीं आएंगे, यानी कि आपने एक ऐसा पोटेंशियल लगाया जिससे इलेक्ट्रॉन को आप स्टॉप कर सकते हो, इसलिए उसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि सर्किट में आप कभी ना कभी ऐसा चाहते हो कि आप करंट को स्टॉप करो बिना इस लाइट को स्टॉप किए। लाइट पड़ रही है पर आप नहीं चाहते कि आपको करंट मिले। अगर आप नहीं चाहते कि आपको करंट मिले, लाइट तो पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन अगर प्लेट के पास नहीं पहुंचेंगे तो करंट नहीं मिलेगा। पर इलेक्ट्रॉन प्लेट के पास तभी नहीं पहुंचेंगे जब प्लेट उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसलिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं। परंतु हम किस किस इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड हैं, जरा ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन अलग अलग किस्म के हो सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा, जो बाहर आएगा बट भागेगा नहीं। आप जानते हैं ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आएगा पर भागेगा नहीं? पिछले लेक्चर में हमने इस बारे में बात की है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो E इज इक्वल टू 5 वाली टेक्निक पे आता है। क्या आपको ये बात पता है? अगर आपकी फोटोन से दी हुई एनर्जी और अगर आपका वर्क फंक्शन बराबर है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा पर भागेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपका वर्क फंक्शन 2 eV का है और अगर आपकी दी हुई एनर्जी भी 2 eV है तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनर्जी आप देते हो वो 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी के काम आती है। यानी कि दी हुई एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन दो तरह से करता है। पहले तरीका क्या है? बाहर आना और उसके बाद भागना। बराबर है? दी हुई एनर्जी ई होती है और दी हुई एनर्जी का इस्तेमाल पहले तो बाहर आओगे, उसके बाद थोड़ी ना एक जगह पे बैठोगे, भागोगे। पर अगर आपकी दी हुई एनर्जी सारी की सारी बाहर आने में यूटिलाइज कर ली जाए तो कैसे भागोगे बे? तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहेगी ना, कैसा भागोगे? है ही नहीं एनर्जी भागने के लिए। अब ये जो प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, क्या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर आने के बाद भाग ही नहीं रहा, तुम्हारे प्लेट के पास कहां से आएगा? खुद चल के तुम्हारे प्लेट के पास आ सकता है क्या? हाँ, एक तो वो बाहर आने के बाद रेस्ट पे है और तुम इस बार क्या चाहते हो? तुम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारी प्लेट के पास आए। ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आने के बाद रेस्ट पे है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना तुम्हारे लिए खतरे में है। ये इलेक्ट्रॉन वैसे भी रेस्ट पे है। तुम्हारे लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन खतरे वाला होगा? तुम्हारे लिए दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रॉन खतरे वाला होगा जो बाहर आएगा और भागेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और अगर उसने बाहर आने के बाद भागने की कोशिश की तो तुम्हारी इस प्लेट को उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी प्लेट ये नहीं चाहती कि वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आए। तुम्हारा मूड है स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने का। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर आके तुम्हारे तरफ भागने की कोशिश करता है, तुम्हारी तरफ ही क्यों भागेगा? अबे इतना तो जो अपैरेटस था, ऐसा तो इतना सा तो अपैरेटस था, अगर आपको याद आएगा तो ऐसा अपैरेटस था। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आके तुम्हारी तरफ भागने की कोशिश करेगा तो तुम इसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? जरूर रोकोगे। कैसे रोकोगे? प्लेट को नेगेटिव बना के रोकोगे। इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे को कोई तकलीफ देगा? अरे बेचारा बाहर निकाल के चुपचाप बैठेगा ना, वो बेचारे का भागने की एनर्जी है ना, वो तुम्हारे पास आएगा। तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना पहले वाला इलेक्ट्रॉन खतरे वाला है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास खतरे वाला है। क्योंकि वो बाहर आके चुप नहीं बैठने वाला, वो बोलेगा मैं तो जा रहा हूं प्लेट के पास, मैं भाग रहा हूं प्लेट के पास। पर लोग उसको समझा रहे, अरे बाबा अभी प्लेट के पास नहीं जाना है, उन लोग को करंट नहीं चाहिए। जब उन लोग को करंट चाहिए रहेगा ना, वो लोग खुद ऐसा आवाज देते उधर से। तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा कैसे आवाज देंगे? अरे वो प्लेट पॉजिटिव हो जाता है रे, वो प्लेट ऐसे खींचता है तेरे को, खुद खींचेगा तेरे को। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे पास खुद काइनेटिक एनर्जी है, मैं उनकी आवाज देने का क्यों वेट करूं? मैं उनका आवाज देने का क्यों वेट करूं? मेरे पास है ना काइनेटिक एनर्जी, मैं काय को एक जगह पे बैठूंगा, मैं भाग रहा हूं। सुन रहा नहीं बेचारा। लोग समझा रहे उसको, अरे बाबा नहीं चाहिए उनको करंट, उन्होंने बोल रखा है। वहां से वैसा हरा झंडा दिखा रहे, वो लोग लाल झंडा दिखा रहे वहां से, नहीं चाहिए हमको, हमको करंट नहीं चाहिए, हमको नहीं करंट चाहिए। वो हरा झंडा दिखाएंगे तो तू जाना। इसका मतलब
जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और भागेगा, वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हो सकता है कि आपके मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन 2 ईवी है, पर आपने उसको 4 ईवी दे दिया, तो अब आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ईवी है। इस 2 ईवी की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन थोड़ी चुप बैठेगा, वो क्या करेगा, भागेगा। अब मैटर ऐसा है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। पहले तो इस बात को समझ के लो कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट क्यों है। इसलिए मैंने आपको यह समझाया कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हमें एक तो करंट की फिलहाल जरूरत नहीं है, दूसरी बात हम इस सोर्स ऑफ लाइट को बंद नहीं कर रहे। अगर हम इस सोर्स ऑफ लाइट को बंद नहीं कर रहे, लाइट कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फॉल हो रही है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, और फिर भी हमें करंट नहीं चाहिए, तो हम इस सिनेरियो को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये प्लेट होगा, ये प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को खुद के पास आने से रोकेगा। कलेक्टर प्लेट को विलन का काम करना पड़ेगा, पर कलेक्टर प्लेट विलन का काम क्यों करेगी, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्यों रोकना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आता क्यों है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए आता है क्योंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकलने के बाद चुपचाप नहीं बैठते, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो निकलने के बाद प्लेट की तरफ भागते, और प्लेट फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें करंट नहीं चाहिए, सर्किट में करंट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि बल्ब जले, हमें चाहिए रात हो गई, अंधेरा हो गया, या लाइट नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें करंट ही नहीं चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है। हमें रूम में लाइट नहीं चाहिए, बाहर सूरज है पर हमें रूम में लाइट नहीं चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए, कुछ भी नाटक कर लो, हमें करंट नहीं चाहिए। तो क्या इस प्लेट को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा। किन इलेक्ट्रॉन्स को, किन इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर आएंगे और भागेंगे, इनको रोकना है या नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन को हमें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। कितने लोग के दिमाग में क्लियर आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हम किन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए यूज करेंगे, बोलिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस फैक्ट दैट which electrons need to be stopped using stopping potential? Ayana, come on everybody. Clear? Yes, जो भाग रहे हैं। और वो क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं क्लास, why they are running, why they want to run, why they want to run, because they have kinetic energy, extra energy that is being converted into kinetic energy। एनर्जी है तो चुप थोड़ी बैठेंगे, भागेंगे ना। बिल्कुल सही। पर क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ईवी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ईवी नॉट। दिस इज ऑल्सो रेड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको कल परसों एक चीज कही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का भी यूनिट होता है, अगर आपको याद आए। इसमें ये आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस्तेमाल करो। क्यों, क्यों ईवी नॉट हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप एक भागते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं, भागते हुए इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का मुकाबला एनर्जी ही कर सकती है, इसलिए ईवी नॉट, EV naught, this will be called as the stopping potential or this will be called as the stopping energy। आप इसको stopping energy भी बोल सकते हो, एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रोक सके। पर आप स्टॉपिंग एनर्जी कैसे प्राप्त कर रहे हैं, आप प्लेट को नेगेटिव बना के स्टॉपिंग पोटेंशियल प्राप्त कर रहे हैं।
इसलिए ये V आ रहा है, ये V, दिस इज द वोल्टेज, V यानी कि वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे बोलते हो। तो वोल्टेज की मदद से आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हो, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग एनर्जी ऐसा नाम बनता है। क्या बोलते हो? लॉजिक समझा? ईवी नॉट क्या है? एवरीबडी इज क्लियर विथ ईवी नॉट? हाँ या ना? चलिए, सब लोग को ये बात समझी? पर इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप क्यों करना? अरे कितनी बार बोला तनिष्का, कितनी बार बोला मैंने इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप क्यों करना है? हमें करंट नहीं चाहिए। 1000 बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। व्हाई वी वांट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स क्लास? व्हाई डू वी वांट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज वी डोंट वांट करंट। एंड इफ यू आस्क मी व्हाई वी डोंट वांट करंट, हमारी मर्जी, हमें करंट नहीं चाहिए। कहीं कभी ना कभी तो ऐसा किस्सा हो सकता है ना कि आपको करंट नहीं चाहिए, कि जिंदगी भर करंट लेते रहोगे। There might be some time where you don't want the current. So how will you not get the current? You will apply this potential, stopping potential to stop the current. कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? तनिष्का, आपने 4 बार ये सवाल लिखा और 4 बार मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, फिर भी आपको वापस आप वही सवाल पूछ रहे हो। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन को क्यों रोकना है? How many people are understanding why do you want to stop the electron? Why do we want to stop the electron? अरे इलेक्ट्रॉन को क्यों रोकना है? कम ऑन, करंट नहीं चाहिए। करंट क्यों नहीं चाहिए? हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, नहीं चाहिए करंट, हमारी मर्जी, नहीं चाहिए करंट। समझा? तो करंट नहीं चाहिए के तरीके क्या है? करंट नहीं चाहिए, तुम पहला तरीका क्या अपना सकते हो? तुम ये सोर्स ऑफ लाइट को ही बंद कर दो ना, बराबर है कि नहीं? पर सोर्स ऑफ लाइट को बंद नहीं करने का, फिर कैसा करंट को रोकोगे? फिर कैसा करंट को रोकोगे? करंट नहीं चाहिए तो फिर क्या करोगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास आने से रोको, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ये जो है, ये चीज एक एमीटर से कनेक्टेड है। फिर तुमने देखा था कि इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एमीटर के थ्रू जो करंट है वो 0 दिखाना है, तो इस प्लेट के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंचना नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं है? पर तुम्हें पता है प्लेट के पास वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जिसके आंग में मस्ती होगी। वो क्या बोलेगा? अपने पास काइनेटिक एनर्जी, अपन का को एक जगह पे बैठेंगे रे, अपन भागेंगे, वो प्लेट के पास भागेगा। प्लेट बोल रहा है अबे मत आ मेरे पास, सामने वाली पार्टी को करंट नहीं चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं, एमीटर बोल रहा है अबे करंट 0 होना चाहिए, तू क्यों आ रहा है मेरे पास? वो बोलेगा नहीं मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, मैं ये काइनेटिक एनर्जी का क्या करूं? फिर एक जगह पे बैठू? बोले तू तेरे तरफ घूमना। बोले ऐसा थोड़ी होता है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं एक तरफ नहीं घूम सकता, मैं किधर भी घूमूंगा, मैं आऊंगा तेरे पास। वो कलेक्टर करंट बोल रहा है अबे मत आ, नहीं चाहिए सामने वाले पार्टी को करंट। नहीं सुन रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं सुन रहा है। कलेक्टर करंट बोलता है ठीक है मत सुन, मैं लगाऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल तेरे को रोकने के लिए। इलेक्ट्रॉन पूछता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? देख तेरे पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तो तेरी काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए मेरे पास स्टॉपिंग एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तू स्टॉपिंग एनर्जी कहां से लेके आएगा बे? प्लेट बोलेगा तू नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन बोला हाँ मेरे पास भी नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तेरे को दूर फेंक दूंगा। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी भी कोई है जिसके दिमाग में सवाल है इलेक्ट्रॉन को क्यों रोकना है? सवाल ये नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को क्यों रोकना है, सवाल ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को कैसे रोकेंगे। कैसे रोकेंगे शुड बी मोर क्लियर इन योर ब्रेन्स। क्या बोलते हो? कैसे रोकेंगे का प्लान समझा? अपने पास जो है वो है स्टॉपिंग एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मैं एक तुमको काम देना चाहता हूं, मैं तुमको एक काम देना चाहता हूं। हाँ, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। इस स्टोरी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। ये है दुश्मन, ये है हम। दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते दुश्मन हमारी तरफ आए। हमने दुश्मन को रोकने के लिए अपनी प्लेट्स को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगा लिया है।
ताकि यहां से एक रिपल्सिव फोर्स आए जो हमारे दुश्मन को हमारी तरफ पहुंचने से रोके। पर तुम हमारे सेनापति हो, यू आर आवर सेनापति। एज अ सेनापति तुम्हें इस पूरे के पूरे इंसिडेंट पे सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तुम्हारे पास जो दुश्मन होंगे वो दुश्मन अलग अलग प्रकार के होंगे। हो सकते हैं कुछ दुश्मन सिर्फ बैठ के एक जगह पे देख रहे हो, होता है ना। हो सकता है कुछ दुश्मन के पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी हो। क्या तुम्हें पता है कुछ दुश्मन ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? हो सकता है ना। एज अ सेनापति तुम किस दुश्मन को टैकल करने की रणनीति बनाओगे? उनको जो रेस्ट पे हैं, उनको जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, या उनको जिनके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है? एज अ सेनापति आप वर्स्ट के लिए तैयारी करते हो। वर्स्ट वर्स्ट मतलब सबसे ताकतवर दुश्मन को हराने की तकनीक आपके पास होनी चाहिए। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर आप ये बात समझ रहे हो और अगर आप ये बात दिमाग में फिट कर रहे हो तो आप एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को हराने की तैयारी करो जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आपकी प्लेट के पास यह क्षमता है कि वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हरा सकती है, ऑटोमेटिकली उससे पहले के दो इलेक्ट्रॉन अपने आप हार जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास सबसे ताकतवर को हराने की क्षमता है तो उससे कमजोर दुश्मन तो पहले ही हार जाएंगे। एज अ सेनापति क्या आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन को हराने की तैयारी रखोगे कि नहीं रखोगे? क्या लगता है आप लोग? क्या लगता है आपको? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या लगता है आपको? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? अरे पूछना विजय, एक डाउट है तब से पूछना, लिखना कमेंट सेक्शन में। आई डोंट हैव द टाइम टू वेट फॉर व्हेन यू आस्क द डाउट। जो है कमेंट सेक्शन में लिख दो डायरेक्टली। अब देखो मुझे वेट करना पड़ रहा है कि तुम जब तक टाइप करोगे फिर लिखोगे फिर भेजोगे, तब तक मैं सब लोग का रिप्लाई चाहता हूं। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है कि तुम्हारी तैयारी सबसे ताकतवर को हराने की होनी चाहिए? हाँ या ना? सब लोग को एक बार रिप्लाई आएगा तो मजा आएगा। क्या तुम्हारी ताकत सबसे ताकतवर को हराने की होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी मैक्स शुड बी इक्वल टू ईवी नॉट। एज अ सेनापति क्या आप ऐसा करना चाहोगे? अगर ये क्या है, दिस इज मैक्स एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स जितनी भी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, आपके दुश्मन की, और आपकी रोकने की ताकत अगर बराबर है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास पहुंच पाएगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास पहुंच पाएगा? अगर तुम्हारी स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक मिनट, विजय ने कुछ तो लंबा चौड़ा लिखा है। अगर एनर्जी इक्वल टू होनी चाहिए फाई की तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो कैसे क्या इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा आएगी? सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम होनी चाहिए। एक नंबर डाउट है विजय का।
बिल्कुल ध्यान से सुनना। विजय का डाउट ये है कि सर अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास सारे फोटॉन्स की एनर्जी 4 ईवी है, वर्क फंक्शन 2 ईवी है, बराबर है। अगर वर्क फंक्शन 2 ईवी है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास तो 2 ईवी ही काइनेटिक एनर्जी होगी ना, बराबर है कि नहीं? एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ 2 ईवी काइनेटिक एनर्जी। तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? मैंने ये बात तो बोली ही नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी। मैं यही बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आपकी तैयारी किसके लिए होगी। आपकी तैयारी सिर्फ एक प्रकार के दुश्मन के लिए होगी कि बहुत सारे दुश्मन के लिए होगी? आपकी तैयारी इसलिए होगी ना कि अगर कोई भी बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी हुई तो उसको हराने की ताकत भी आपके पास होनी चाहिए। दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्स ओनली टेल्स यू दैट यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। जब भी आप काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखते हो मतलब आप वॉर सिचुएशन में हो। जब भी आप कहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स देखोगे तो आप समझ जाना कि यहां पे लड़ाई हो रही है, यहां पे वॉर हो रहा है और हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कहीं आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई दिखाई दे तो समझ जाना वॉर सिचुएशन नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला सीन चालू है, इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं प्लेट के पास। पर अगर कभी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी मैक्स दिख जाए तो समझ जाना आप सेनापति हो। दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्स डजंट टेल यू दैट एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन के पास तो एक ही एनर्जी होगी, सब इलेक्ट्रॉन के पास तो एक ही एनर्जी होगी ना। बिकॉज अगर फोटोन के पास 4 ईवी है और अगर वर्क फंक्शन 2 ईवी है तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा सबके पास 2 ईवी होगा। बिल्कुल सही है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखने का मतलब यहां पे ये नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास 2 ईवी है तो किसी के पास 1.2 ईवी, किसी के पास 4 ईवी तो किसी के पास 5 ईवी, ऐसा नहीं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखने का मतलब यह है कि एज अ सेनापति आप वर्स के लिए तैयार हो। वर्स समझता है? यू आर रेडी फॉर द वर्स। इसका मतलब हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यही चीज को काइनेटिक एनर्जी मैक्स माना जाएगा, यही चीज काइनेटिक एनर्जी मैक्स है हमारे एग्जाम्पल में। पर जब आप काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखते हो तो आप सेनापति हो। आप समझ जाना कि यहां पे हम वॉर सिचुएशन में, इसने काइनेटिक एनर्जी मैक्स का ऐलान कर दिया, इसका मतलब पक्का क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। क्यों तुम इसी बंदे को मैक्सिमम क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम इस बंदे को हराने के पीछे तुले हुए हो। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग को समझ में आ रहा है कि विजय का डाउट वैलिड था? वैसे मैं आगे जाके उस चीज के बारे में बात करने वाला था, बस उसने सही टाइम पे सही दिमाग लगा के सही डाउट पूछा है। कितने लोगों को शायद ये डाउट हो सकता था अपने दिमाग में कि सर सब लोगों की तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही है ना, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि किसी की काइनेटिक एनर्जी मैक्स है या नहीं? होता है ना, जब हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? हम वर्स से वर्स चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, मैं सेनापति हूं, हम देखेंगे दुश्मन के वर्स से वर्स चीजों को हम हैंडल करने के लिए तैयार है। अभी देखा तो होगा यार, बॉलीवुड देखते नहीं हो क्या तुम लोग यार? मैं और गला फाड़ू कि तुमको समझ में आ रहा है? शुड आई फाड़ माई गला मोर और योर अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? जरा गौर फरमाना। फॉर्मूला था एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन माइनस क्या? नहीं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। ये फॉर्मूला था ना, अभी अभी ऊपर लिखा था। अगर इसी फॉर्मूले को मैं वॉर सिचुएशन में लिखना चाहूं, वॉर सिचुएशन मतलब नहीं चाहिए करंट, तो तुम क्या करोगे? एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखोगे और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह पे EV नॉट लिख सकते हो। देख लो, दो नए फॉर्मूले का इजाद होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज EV नॉट। पर ये फॉर्मूले तुम कब यूज करोगे? जब तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी।
तुमने काइनेटिक एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखा और काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह पे तुमने ईवी नॉट लिख दिया। डन डना डन। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला समझा? सबको ये फॉर्मूला समझा? कितने लोग को ये फॉर्मूला समझा? ऑल ऑफ यू ओके विद दिस थिंग? जो इनिशियल फॉर्मूला था उसी से मैंने नए फॉर्मूले बना दिए। काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में? न्यूमेरिकल्स में पक्का काम आएंगे। ये सब स्टोरी आपको क्यों सुनाई जा रही है? ये सब स्टोरी आपको क्यों सुनाई जा रही है? ये सब स्टोरी इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि अब आप ग्राफ बनाओगे। किसके बीच में ग्राफ बनाओगे? जरा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? इस ग्राफ को अच्छी तरह से समझना और अपने दिमाग में अभी तक का पूरा लेक्चर दिमाग में लेके आओ। क्या क्या तुम्हें अपने दिमाग में लेके आना है मैं पहले तुम्हें बता देता हूं। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कम ऑन, बात करो मेरे से। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? वेरी गुड, एनर्जी आएगी तुम्हारे दिमाग में। बढ़िया। जैसे मैं इंटेंसिटी बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? जैसे ही मैं इंटेंसिटी बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स। बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे ही मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सेनापति बन जाओ, सेनापति बन जाना। स्टॉपिंग पोटेंशियल सुनते ही सेनापति। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हराने के लिए हम तैयार हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ईवी नॉट। बहुत ही बढ़िया। अब ये सारी की सारी नॉलेज, ये सारी की सारी नॉलेज इस ग्राफ को समझने में हमें इस्तेमाल करनी है। इसलिए अगला 15 मिनट अच्छी तरह से यहां पे रहना। पहले ये ग्राफ क्या बताता है? फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंसिडेंट यानी फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंसिडेंट इंटेंसिटीज। आसान भाषा में, आपने एक रे ऑफ लाइट को मेटल सरफेस पे फेंक के मारने की प्लानिंग की। ये जो रे ऑफ लाइट आपने फेंक के मारने की प्लानिंग की, ये रे ऑफ लाइट आप 3 प्रकार से फेंक के मारेंगे। पहली जो रे ऑफ लाइट आप फेंक के मारेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है ये, बट उसकी इंटेंसिटी है I1। दूसरी जो रे ऑफ लाइट आप फेंक के मारेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है ये, पर उसकी इंटेंसिटी है I2। तीसरी की फ्रीक्वेंसी है ये, पर उसकी इंटेंसिटी है I3। अगर आप ध्यान से देखेंगे सो तीनों रेज ऑफ लाइट की सेम फ्रीक्वेंसी है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी है। और जो इंटेंसिटी नंबर 3 है वो ज्यादा है इंटेंसिटी नंबर 2 से, और इंटेंसिटी नंबर 2 जो है वो ज्यादा है इंटेंसिटी नंबर 1 से। यानी कि जैसे जैसे आपने दूसरी तीसरी लाइट लगाई आपने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, आपने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, पर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी को सेम रखा पर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया। अब अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, अगर तीनों लाइट की
सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इससे तुम्हें क्या समझा? तीनों लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या, कम ऑन, तीनों रे ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो तुम्हें क्या पता चला? तीनों रे ऑफ लाइट की क्या सेम होगा? कम ऑन, अगर तीनों रेज ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो तुम्हें इससे क्या समझ में आया? क्या तीनों रेज ऑफ लाइट की एनर्जी भी सेम है? हा या ना, हा या ना? क्या तीनों रेज ऑफ लाइट की एनर्जी भी सेम है? पक्का? क्लियर? तुम्हें पता है क्या, अगर तीनों रेज ऑफ लाइट की एनर्जी सेम है, यानी कि तीनों रेज ऑफ लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो विजय? जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा वहां पे मत सोचो। मैं इंटेंसिटी के बारे में अभी बात करूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी राइट नाउ। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं और किस तरह से तुम्हें क्या सवाल पूछ रहा हूं उस पे रहो। अगर तुम कहीं और जाके अपना दिमाग लगाओगे तो ये टॉपिक ऐसा है कि तुम छोड़ के भाग जाओगे, बट मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें ये टॉपिक छोड़ने नहीं दूंगा। उसके लिए तुम्हें मैं क्या समझा रहा हूं, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, बस उतना तुम्हें जवाब देना है। मैं इंटेंसिटी पे आ रहा हूं, बस मुझे 5 मिनट का टाइम और दीजिए, मैं इंटेंसिटी पे आ रहा हूं। पर फिलहाल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सब लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। सेम फ्रीक्वेंसी है तीनों का, तो क्या तीनों के पास सेम एनर्जी होगी? अगर तीनों के पास सेम एनर्जी है तो बाहर आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। क्या लगता है तुम्हें? कैसे? कैसे? सोच के देखो ना, सोच के देखो। एक बात तो ऐसी है कि जो मेटल सरफेस होगा उसका वर्क फंक्शन फाई है। पहली वाली लाइट आई, उसकी एनर्जी ई, दूसरी वाली लाइट आई, उसकी एनर्जी भी ई, तीसरी वाली लाइट आई, उसकी एनर्जी भी ई। तो अगर एनर्जी सेम है तो एनर्जी का फॉर्मूला है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तुमने अभी अभी कहा कि तीनों लाइट किरणों के लिए एनर्जी सेम है। तुम्हें यह पता है कि तीनों लाइट की किरणें एक ही मेटल पे गिर रही हैं, यानी कि सबके लिए वर्क फंक्शन भी सेम होगा, यानी कि सब इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा ना मेरे भाई? कितने लोग इस चीज में मेरा साथ देंगे? कितने लोग मेरे इस चीज में साथ देंगे? बहुत ही बढ़िया। सेनापति मोड ऑन कर लो, क्योंकि अगला सवाल तुम एक सेनापति की नजर से दोगे। तुम्हें इस बात की खबर मिलती है कि 3 अलग अलग प्रकार के दुश्मन हमला करने वाले। तुमने तुम्हारे खबरी से सवाल पूछा कि मुझे बस इस बात की जानकारी दो कि तीनों दुश्मन की फ्रीक्वेंसी कैसी है। तुम्हारे खबरी ने बोला सेनापति जी, तीनों के तीनों दुश्मन सेम फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तुमने कहा बहुत बढ़िया। फिर एज अ सेनापति तुमने तुम्हारे सारे के सारे जो भी तुम्हारे सोल्जर्स हैं उनको तुमने ये बात बताई। इस बात को ध्यान से सुनो, अगर हमारे तीनों दुश्मन की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि हमारे तीनों दुश्मन के पास सेम एनर्जी है। तुम्हारे सोल्जर लोग ने बोला जी सेनापति। फिर तुमने तुम्हारे सोल्जर लोग को समझाया कि अगर तुम्हारे तीनों दुश्मन के पास एनर्जी सेम है, यानी कि वहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। तुम्हारे सोल्जर ने बोला जी सेनापति। तो तुम्हारे सेनापति ने सारे सोल्जर्स को यह कहा कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तीनों रेज ऑफ लाइट के अगर उनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है तो सबको सबको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल काफी होगा। देखो ध्यान से बात को समझो, अगर हमें दुश्मन को रोकना है तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है, पर दुश्मन को रोकने के लिए हमें अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि तीनों दुश्मन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे तीनों दुश्मन को रोक सकता है। क्योंकि जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी को हराने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं। तो अगर तीनों दुश्मन का तीनों दुश्मन का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो तीनों दुश्मन एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल से हराए जा सकते हैं। क्या ये बात एज अ सेनापति तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो एज अ सेनापति, तुम क्या बोलते हो? क्या तीनों दुश्मन को हराने के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल काफी है या नहीं है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हराने के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल काफी होगा? होगा या नहीं होगा? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? जस्ट लुक एट द स्टोरी, जस्ट लुक एट द स्टोरी। सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि सबके पास सेम एनर्जी, यानी कि बाहर आने वाले सब इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी, तो हम अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों लगाएंगे? हम इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को एज अ सेनापति, तुम इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी मैक्स का ऐलान कर दो। तुम तुम्हारे सोल्जर्स को बोलो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसी काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोल दिया जाए और स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोटोकॉल को ऑन कर दिया जाए। अगर सोल्जर ने सवाल पूछा अरे सर 3 दुश्मन आ रहे हैं, तो तुम उनको बोलो अरे तीनों दुश्मन की काइनेटिक एनर्जी सेम है, वही काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, सबकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स सेम है। तो कितने भी दुश्मन आए तुम्हें उससे टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों दुश्मन को स्टॉप कर सकता है। इसी चीज को अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 ग्राफ बन रहे हैं, पर तीनों ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह पे आके रुक रहा है। जस्ट लुक एट दिस। ये -V0 नाम का स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों दुश्मन के करंट को जीरो कर रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है? एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सबकी नजरें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो फोटो करंट है वो जीरो है। देख लो तीनों ग्राफ का इस पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि आप देख सकते हो तीनों ग्राफ को रोकने के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल काफी है। रिटार्डिंग पोटेंशियल भी नाम दे सकते हो। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि 3 ग्राफ एक ही जगह पे आके क्यों रुक रहे हैं? 3 ग्राफ एक ही जगह पे आके क्यों खत्म हो रहे हैं? तीनों ग्राफ का करंट एक ही जगह पे आके जीरो क्यों हो रहा है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है। सेनापति की नजर से देखोगे तो सिंपल है, खुद का एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। क्या बोलते हो? हाँ या ना? कम ऑन एवरीबॉडी। अबे हाँ ना बोल दो। बट एज अ स्टूडेंट, भले ही आपको ये समझ में आ जाए, पर एज अ स्टूडेंट आप लोग बहुत ही मासूम होते हो। पता आपके दिमाग में डाउट क्या आएगा? आपके दिमाग में डाउट आएगा सर 3 ग्राफ क्यों है? पर इसका जवाब तुम्हें पता है, तुम सेनापति हो, तुम्हें पता है कि 3 अलग अलग ग्राफ क्यों है? पता है तुम्हें 3 अलग अलग ग्राफ क्यों है? क्योंकि 3 अलग अलग दुश्मन है और हर एक दुश्मन की इंटेंसिटी अलग अलग है, इसलिए हर एक दुश्मन का करंट भी अलग अलग है। आप अगर देखोगे तो आपको साफ साफ ये बात समझ में आएगी, I3 इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उसका करंट का ग्राफ भी सबसे ऊपर है। I2 इंटेंसिटी थोड़ी कम है, इसलिए उसका करंट का ग्राफ थोड़ा नीचे है। I1 इंटेंसिटी सबसे कम है, इसलिए उसका करंट का ग्राफ सबसे नीचे। क्या तुम्हें यह बात पता थी कि अगर तुम इंटेंसिटी के बारे में बात करते हो तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट? तुम्हें बात पता थी कि नहीं पता थी? ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा करंट होगा कि नहीं होगा? तो ये तीनों ग्राफ तुम्हें ऐसे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें ये ग्राफ ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है? तुम्हें ये ग्राफ इसलिए ऊपर दिखाई दे रहा है क्योंकि I3 इंटेंसिटी के लिए फोटो करंट ज्यादा होगा, क्योंकि मोर इंटेंसिटी मींस मोर फोटॉन्स मींस मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 3 ग्राफ है।
पर बात ये समझिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबको रोकने के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल काफी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, वो I3 को बिलोंग करता हो, वो I2 को बिलोंग करता हो, या वो I1 को बिलोंग करता हो, किसी को भी बिलोंग करता हो, सबकी एनर्जी सेम है। बस फर्क इतना है, I3 वाले के लिए हो सकता है 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, I2 वाले के लिए हो सकता है 500 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, I1 वाले के लिए हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये 1000 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ये 500 वालों की एनर्जी और ये 100 वालों की एनर्जी सेम है। पर 1000 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें ज्यादा करंट देंगे, फोटो करंट तुम्हें ज्यादा देंगे, 500 वाले थोड़ा कम देंगे, 100 वाले कम देंगे, पर सबकी एनर्जी तो सेम है, तो सबको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम लगेगा। क्या बोलते हो? क्लियर है? डन डना डन? चेक कर लो और एक बार, क्या किसी को समझ में आ रहा है कि 3 ग्राफ क्यों है? 3 ग्राफ मतलब 3 करंट के ग्राफ है। वो 3 करंट के ग्राफ क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास 3 इंटेंसिटीज है, तो अलग अलग इंटेंसिटी का अलग अलग ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? डन? हाँ या ना? फटाफट अगला ग्राफ पेश करना है मुझे तुम्हारे सामने। अगर तुम्हें ये ग्राफ समझ में आया तो ही तुम्हें अगला ग्राफ समझ में आएगा। तैयार? और अगले ग्राफ के बाद तो तुम्हें ये ग्राफ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बात होती है नॉलेज की। अगला ग्राफ मैं तुम लोग के सामने पेश कर रहा हूं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। स्क्रीन पे आपको अगला ग्राफ दिख रहा होगा। इस अगले ग्राफ की मैं खासियत आपको बताना चाहता हूं। आप एक रे ऑफ लाइट मेटल प्लेट पे फेंक के मार रहे हैं, सॉरी 3 रेज ऑफ लाइट आप मेटल प्लेट पे फेंक के मार रहे हैं, ठीक है? जो पहली रे ऑफ लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, उसकी इंटेंसिटी I0 है। दूसरे वाली की फ्रीक्वेंसी ν2 है, इंटेंसिटी I0 है। ν3 है, इंटेंसिटी I0 है। सेम इंटेंसिटी है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ν3 नाम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ν2 से, ज्यादा है ν1 से। सेनापति मोड ऑन कर लीजिए। सेनापति मोड ऑन करने के लिए मैं थोड़ा ग्राफ को छुपा लेता हूं, क्योंकि आप सेनापति हैं, आपको खुद पे विश्वास रखना है। आपने अपने खबरी को पूछा, बताओ क्या खबर लाए हो? खबरी बोला, सेनापति जी 3 दुश्मन हमला करने के लिए तैयार है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा तीनों दुश्मन की फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बताया जाए। खबरी का जवाब है, सर जी पहली सबसे ताकतवर दुश्मन है, उसके पास फ्रीक्वेंसी ν3 है। उससे कमजोर दुश्मन ν2 फ्रीक्वेंसी रखता है और सबसे कमजोर दुश्मन ν1 फ्रीक्वेंसी रखता है। सेनापति ने कहा अच्छा, इसके पहले वाले दुश्मनों की तो फ्रीक्वेंसी सेम थी, यानी कि आप वो समझ चुके हैं कि हमें सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखनी है। यानी कि इस वाले दुश्मन की एनर्जी E3 है, इस वाले दुश्मन की एनर्जी E2 है, इस वाले दुश्मन की एनर्जी E1 है। सेनापति ने अपने दिमाग में साफ साफ ये चीज कर ली कि E3 विल बी ग्रेटर देन E2 विल बी ग्रेटर देन E1। अब सेनापति अपने सोल्जर लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। सेनापति अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सोल्जर लोग को कहते हैं, देखो एक दुश्मन की फ्रीक्वेंसी ν3 है, हो सकता है उसके पास 5 EV की एनर्जी हो, दूसरे वाले दुश्मन के पास हो सकता है 4 EV की एनर्जी हो, और सबसे कमजोर वाले के पास 3 EV की एनर्जी हो सकती है।
सोल्जर लोग को पता है कि जो वर्क फंक्शन है वो 1 ईवी का है। अगर ये वाली दुश्मनों ने हमला किया, ये वाले दुश्मन की टोली ने हमला किया, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी 4 ईवी की होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन 1 ईवी है। 5 ईवी का हमला, अगर 5 ईवी की एनर्जी है तो 1 ईवी बाहर आने में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 ईवी बचेगी। इनके पास 3 ईवी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके पास 2 ईवी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेनापति ने अपने सोल्जर लोग को पूछा, बताओ क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि हमें अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के अलग अलग दुश्मनों को रोकना पड़ेगा? क्योंकि 4 ईवी वाले दुश्मन को रोकने के लिए तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 4 ईवी का होना चाहिए। 3 ईवी वाले दुश्मन को रोकने के लिए तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 ईवी होना चाहिए, और 2 ईवी वाले इसको रोकने के लिए तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 ईवी होना चाहिए। सोल्जर लोगों ने कहा, बिल्कुल सही। अगर आप ग्राफ में जाएंगे तो आपको 3 अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स नीचे की तरफ दिखाई देंगे। सबसे कमजोर वाले दुश्मन को रोकने के लिए V01, उससे ताकतवर को रोकने के लिए V02, उससे ताकतवर को रोकने के लिए V03। 3 अलग अलग ग्राफ इस बात का अंदाजा आपको देते हैं कि पहले वाले बंदे क्या, पहले वाले दुश्मन ने यहां पे आके अपना दम तोड़ा, दूसरे वाले दुश्मन ने यहां आके अपना दम तोड़ा। कौन सा दम? फोटो करंट का दम। फोटो करंट पहले वाले दुश्मन का यहां आके 0 हुआ, दूसरे वाले दुश्मन का यहां आके, तीसरे वाले दुश्मन का यहां आके। इस चीज को पहले देख लो। कितने लोग को समझ में आया कि यहां पे 3 अलग अलग स्पॉट्स क्यों हैं? कम ऑन, कितने लोग को समझ में आया कि यहाँ पे 3 अलग अलग स्पॉट्स क्यों है? क्या आपको समझ में आया? 3 अलग अलग स्पॉट्स का मतलब है कि 3 अलग अलग फोटो करंट्स ने दम तोड़ा है। इस बंदे का फोटो करंट अलग टाइम पे दम तोड़ेगा, इसका करंट अलग टाइम पे दम तोड़ेगा, इसका करंट सबसे पहले दम तोड़ेगा। डन है? क्या कोई मुझे बता सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 इज ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 इज मोर नेगेटिव देन 1। मोर नेगेटिव बोलो, ग्रेटर मत बोलो, मोर नेगेटिव बोलो। अगर आप नंबर सिस्टम में बात करोगे तो मोर नेगेटिव इज मोर स्मॉलर। -4 is smaller than -2. -2 is greater than -4. So don't use greater word. Use more negative word. मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो ये तीनों ग्राफ ऊपर जाने के बाद एक ही लाइन क्यों बनाते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है तीनों ग्राफ ऊपर जाने के बाद एक ही लाइन क्यों बनाते हैं? एक ही लाइन का मतलब क्या है? एक ही लाइन का मतलब है कि तीनों ग्राफ का सेम करंट है। क्या सबको ये पता है कि तीनों ग्राफ का सेम करंट है? कोई मुझे बताएगा तीनों ग्राफ का करंट सेम क्यों है? कैन एनीबॉडी टेल मी तीनों ग्राफ का करंट सेम क्यों है? कम ऑन यार, इसका जवाब तो दे दो। हाँ, तीनों ग्राफ के लिए इंटेंसिटी सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी सेम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी और करंट का लेना देना होता है, बराबर है। सो अगर सेम करंट है यानी कि सेम इंटेंसिटी है। अगर सेम इंटेंसिटी है तभी तो तीनों ग्राफ के करंट की वैल्यू एक ही है। इज इट क्लियर? आप इन दोनों ग्राफ को अपने अपने, क्या सर वो 5 की ईवी काइनेटिक एनर्जी 4 क्यों है? अबे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता क्या विजय? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ना। 5 में से एक जाएगा, 4 ही आएगा ना। फिर
अब इन दोनों ग्राफ को जब आप एक साथ वापस 1 घंटा बैठ के देखोगे, तब आप अपने दिमाग से आइडिया निकालो। मैंने तो आपको बता दिया है, पर ऐसा नहीं है कि अभी जो मैंने आपको बताया दैट इज द एंड। यू हैव टू स्पेंड 1 hour विद दीज ग्राफ्स। आराम से बैठ के जब इनको देखोगे, मेरी बातों को वापस सुनोगे, खुद के नोट्स बनाओगे, तो ये ग्राफ आपके दिमाग में छप जाएंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 3 क्यों ऐसे ग्राफ्स बन रहे हैं, तीनों ग्राफ्स ऊपर जाके एक साथ क्यों मिल रहे हैं। और आपको एक बात यहां समझ में आएगी कि ये यहाँ पे 3 ग्राफ नीचे आके एक साथ क्यों मिल रहे हैं। 3 ग्राफ एक साथ नीचे आके क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। यहां पे इंटेंसिटी सेम थी, इसलिए सबका करंट सेम था। बस ये 2 बातें अगर आपको याद रही, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग थी इसलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग था। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लास डन। बढ़िया। जो लास्ट और फाइनल ग्राफ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, बहुत सिंपल ग्राफ है, उसको लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एकदम सिंपल ग्राफ है, बस मैं उसको थोड़ा आपके सामने पेश कर दूं। मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ जी। रट्टा नहीं मारना, वो ग्राफ रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। स्टोरी के फॉर्म में याद रखो, कंसेप्ट याद रखो, दिमाग में रखो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, एज अ सेनापति सोचो, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। लास्ट एंड फाइनल ग्राफ आपके सामने है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आप फिक्के मारते हो, फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी, राइट। इसी एनर्जी का संबंध काइनेटिक एनर्जी से है, और काइनेटिक एनर्जी का संबंध स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ये बात अभी तक से तो आप समझ गए होंगे। अगर आप एक बार और समझ गए होंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो गिरने वाली एनर्जी भी ज्यादा होती है, निकलने वाली फोटॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की कम है, एनर्जी भी कम है, काइनेटिक एनर्जी बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी कम होगी, तुम्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम लगाना पड़ेगा। जरा ये टेबल देख लो। अगर हम 2 अलग अलग मेटल्स पे इस बात का एक्सपेरिमेंट करें, तो आप देख सकते हैं 2 अलग अलग मेटल्स पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ लीनियर आ रहा है। लीनियर ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर ग्राफ होता है। तो आपकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगाना पड़ेगा। पर 2 अलग अलग मेटल्स है, तो दोनों अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है, इसलिए ग्राफ अलग अलग जगह से शुरू हो रहा है। ग्राफ थोड़ी देर पे 0 है क्योंकि आपको पता रहेगा कि इनिशियल में टाइम लगता है आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, जब तक फोटो करंट नहीं आएगा, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे रोकने का। इसलिए थोड़ी देर तक स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्टिवेट हो गया तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा।
दूसरे मेटल के लिए जैसे जैसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। यानी कि आप इसको एक तरह का लीनियर ग्राफ भी बोल सकते हैं। इज इट डन? बस ये इतनी सी बात यहां पे थी। मतलब ये ग्राफ सिर्फ इतना आपको बताता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड हैं। डन डन? इज इट क्लियर? हाँ या ना? एक लंबी सांस ले लो। तुमने बहुत बढ़िया चीज आज सीखी है। लेक्चर खत्म नहीं हुआ वैसे, अभी बाकी है लेक्चर। एक और टॉपिक है जिस पे हम अभी बात करेंगे। तुमने आज बहुत ही बढ़िया चीज सीखी है, ठीक है। इस ग्राफ्स को जब ये लेक्चर अपलोड होगा एक बार जरूर देखना, तो ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठेंगी, वरना नहीं बैठेंगी। अगला जो टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। इस बारे में हमें बात करनी है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या कहता है? बात को समझें। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स दो तरह की फिजिक्स में डिवाइडेड था। एक फिजिक्स को बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स और एक फिजिक्स को बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। पहले जब आप लाइट के बारे में बात करते थे, लाइट यानी कि जब आप ईएम वेव के बारे में बात करते थे, तो ऐसा माना जाता था कि उसके पास एक तरह का वेव नेचर होता है। फिर ऐसा माना गया कि उसके पास एक तरह का पार्टिकल नेचर भी होता है। फिर हमको यह बोला गया कि आपकी जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है, यानी कि उसके पास वेव नेचर नाम की चीज भी होती है और उसके पास पार्टिकल नेचर नाम की चीज भी होती है। दोनों चीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या होता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, क्या होता है? आसान भाषा में जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बचपन में या 12th स्टैंडर्ड में अगर आप इंटरफेरेंस नाम की चीज पढ़ रहे हैं तो आप उसी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, पर आप उसको एक वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने इंफ्रारेड पढ़ा, आपने विजिबल लाइट पढ़ी, आपने ये पढ़ा, आपने वो पढ़ा। आप लाइट को इंटरफेरेंस जैसी चीज में आप उसको एक वेव की तरह ट्रीट करके उसकी स्टडी कर रहे हैं। यानी कि इंटरफेरेंस तरह का चीज दिखाने के लिए लाइट अपने वेव नेचर का इस्तेमाल करता है। परंतु आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे तो आपने लाइट को वेव माना? नहीं, आपने लाइट को वेव नहीं माना। विजय यादव पूछते हैं इंटरफेरेंस का मतलब क्या? आपको इंटरफेरेंस का मतलब नहीं पता? हाँ, when two light rays meet, जब दो लाइट की किरणें मिलती हैं तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। आसान भाषा में, जैसे कि आप घर में दो ट्यूबलाइट लगाते हो तो दोनों ट्यूबलाइट मिलके, दोनों की ट्यूबलाइट की रोशनी मिलके आपको ज्यादा रोशनी देते हैं। यानी कि दोनों ट्यूबलाइट की किरणें एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा है कभी? हैव यू हर्ड अबाउट द टॉपिक कॉल्ड एज ऑप्टिक्स?
वहां पे कभी ना कभी इंटरफेरेंस के बारे में सुना होगा, राइट? डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, यस, आपने इन तरह की बातों के बारे में सुना होगा। आप जब भी इन तरह चीजों के बारे में सुनते हैं, प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में सुना आपने? आप 11th स्टैंडर्ड में प्रिज्म के बारे में बात कर रहे थे, राइट? यस। तो आप वेवलेंथ के बारे में तब बात करते हो, आप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हो, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हो, राइट? इन सब चीजों के टाइम पे आप लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के हिसाब से बात करते हो। मैं बात कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आप जानते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कोलिजन वोलिजन के बारे में बात करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि लाइट के पास फोटॉन्स है, फोटॉन्स आके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं, यानी कि आप ऐसा मानते हो कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर मतलब आप फोटॉन्स के रिस्पेक्ट में बात करके स्टडी करते हो, आप कोलिजन के बारे में बात करके स्टडी करते हो। पर जब आप इंटरफेरेंस करते हो, जब आप डिस्पर्जन के बारे में बात करते हो, जब आप ये पढ़ते हो कि लाइट रेनबो बना रही है, क्या आपको इस बात में यकीन है कि आप उस वक्त यकीन नहीं, क्या आप उस वक्त ये सोचते हो कि लाइट के पास फोटॉन्स है? नहीं, आप लाइट को एक वेव नेचर जैसा स्टडी करते हो। यही दो चीजें आपके लाइट के पास जो ड्यूअल नेचर है उस बारे में आपको बताती है। डी ब्रॉयज ने क्या किया? डी ब्रॉयज ने एक वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया जिसको बोला जाता है डी ब्रॉयज वेवलेंथ। यानी कि डी ब्रॉयज एक वेवलेंथ के बारे में बात करना चाहते हैं। पर उसके पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये बात समझ में आई कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है? क्या आपको ये बात समझ में आई? यू कैन लीव, पूर्वा। पूर्वा एंड रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लीव, ठीक है? आई बी जस्ट टीचिंग डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस एंड उसके बाद वैसे भी ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है? ओके, बाकी लोग, मैं सब लोग से सवाल पूछना था, लाइट का डुअल नेचर आपको समझ में आया? क्या आपको पता चला कि लाइट के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट। क्या सब लोग को ये बात समझ में आई कि लाइट के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है? विजय, बात ऐसी है कि अगर आपका बेसिक इतना वीक है कि आप बेसिक टर्म्स भी नहीं जानते 11th स्टैंडर्ड के, तो फिर कैसा है, मुश्किल हो जाएगी फिर। अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा और आप मुझे जवाब देते हो कि सर पढ़ा नहीं, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूं? ऑप्टिक्स जैसा चैप्टर 10-15 लेक्चर का है। 11th का ऑप्टिक्स चैप्टर जब शुरू होता है तभी वहां पे लिखा रहता है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आपके 11th स्टैंडर्ड में ना सही, 12th स्टैंडर्ड में तो वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है। आपने 11th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा। अगर आप उधर ही ओपन करके चेक करोगे तो भी आपको समझ में आएगा 11th स्टैंडर्ड में ये लिखा गया है। यानी कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर भी पढ़ना शुरू करते हो तभी भी आपको ये बताया गया है कि लाइट को वेव कंसीडर करके ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आप जब लाइट की वेव लेंथ निकालते हैं तो लाइट की वेव लेंथ आप कैसे निकालेंगे? अगर आप लोग को मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो मैं जरा आप लोग के सामने एक 11th की टेक्स्ट बुक पेश करना चाहूंगा, बस देख लीजिए ताकि आपको ये बात समझ में आए कि समटाइम्स द नॉलेज इज गिवन टू यू वेरी अर्ली, बट आप लोग ने उस चीज को उतना उस वक्त शायद ध्यान ना दिया हो। सी, यहां पे ध्यान दीजिए।
ये मैंने एक 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आपके सामने ओपन की है। 11th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर ऑप्टिक्स था, ठीक है। पहला पेज आपके चैप्टर का क्या लिखा हुआ है, जरा यहां पे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, a particular direction of propagation of energy from the source of light is called as a ray of light. We use ray optics for understanding phenomena like reflection, total internal reflection. Wave optics or physical optics for explaining phenomena like interference, diffraction, polarization, Doppler's effect, form of EM waves, wave theory, further discussed in 11th standard. Wave theory आप जरूर पढ़ेंगे। Doppler's effect आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, मैंने इसका नाम फिर भी नहीं लिया आपके सामने। इंटरफेरेंस आपने सुना होगा, भले ही आपने पढ़ा ना होगा। डिफ्रैक्शन आपने सुना होगा, भले ही आपने इतने डिटेल में पढ़ा ना होगा। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, यही लिखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप आज जानते हैं कि क्या है। एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट्स एक्सरे के लिए होता है। कैनॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग क्लासिकल वेव थ्योरी, मैंने अभी अभी आपको बोला फिजिक्स दो पार्ट में डिफाइन करता है, क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। दीज इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। क्या लाइट ने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा? इलेक्ट्रॉन एक मैटर है। फॉर सच फिनोमेनास वी हैव टू यूज क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 12, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा। अगर आप लाइट को एक वेव नेचर की तरह ट्रीट करते हो, तभी आप डॉपलर्स इफेक्ट जैसी चीजें पढ़ सकते हो। जैसे आप साउंड की वेव पढ़ते हो, वैसे आप लाइट की वेव पढ़ते हो। पर जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी चीजें पढ़ते हो, तो वहां पे आप लाइट को वेव जैसा ट्रीट नहीं करते, आप वहां आपके लाइट को पार्टिकल नेचर जैसा ट्रीट करते हो। यानी कि आप ऐसा समझते हो कि लाइट के अंदर फोटॉन्स है, फोटॉन्स आके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, और फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तब जाके आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्या आप यहां पे लाइट को वेव जैसा मान रहे हैं? नहीं, आप लाइट को एक पार्टिकल मान रहे हैं। आप जैसा मान रहे हैं कि लाइट छोटे छोटे फोटॉन्स नाम के पार्टिकल से बनी हुई है। पर जब आपने डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में, जब आपने ये सब चीजें पढ़ी 11th स्टैंडर्ड में, तब आपने ऐसा माना कि डॉपलर्स इफेक्ट के टाइम पे कि लाइट के पास फोटॉन्स है? नहीं, आपने ऐसा माना कि लाइट के पास वेव है, लाइट के पास वेव लेंथ है। समझा? गेटिंग इट में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप साउंड वेव के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप ऐसा मानते हैं कि उसके पास इस तरह का एक वेव नेचर है। आप ऐसा मानते हैं कि हमारे पास लैम्डा होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा। ये सब चीजें आप लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे, क्या हमने कहीं पे भी ऐसा बोला कि हम लाइट की वेव को फेंक के मार रहे हैं? नहीं, मैंने बोला रे ऑफ लाइट, मैंने बोला उसके अंदर फोटॉन्स है। इसलिए बोला जाता है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, क्योंकि जब साइंटिस्ट लोगों ने इन सब टॉपिक्स को पढ़ा, तो उनको पता चला कि यार लाइट कुछ ऐसे फिनोमेना दिखाती है, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, जैसे कि डॉपलर्स इफेक्ट हो गया। लाइट ऐसे फिनोमेना दिखाती है जिसके लिए लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंटरफेरेंस, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनको नहीं पता, ये आपके आने वाली ट्यूबलाइट से एक लाइट की वेव है, ये आपके आने वाली दूसरी ट्यूबलाइट की लाइट की वेव है। जब दोनों ट्यूबलाइट्स की लाइट की रेज मिल जाती हैं, तो वो ऐसी लाइट की रे बनाती है। अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो इस बंदे का एम्पलीट्यूड अगर A है, तो A वेक्टर विल बी A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। एंड अगर आपको पता है तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसलिए आपको घर में ज्यादा रोशनी मिलती है। ये जो फिनोमेना हुआ, ये फिनोमेना इंटरफेरेंस का हुआ। अब यहां पे फोटोन की बातें हुई। डू यू थिंक यहां पे हमने फोटोन की बातें की? नहीं की। आपने लाइट को ये स्टडी कैसे किया? आपने ये लाइट को स्टडी किया
उसके वेव नेचर के बेसिस पे। पर अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा वो निकलेगा फोटोन। तो अब लाइट को आप पार्टिकल नेचर के नजरिए से देखना शुरू करोगे। आप ऐसा मानोगे कि लाइट फोटोन से बनी हुई है। यहां इंटरफेरेंस करते वक्त अगर आप ये बोलोगे कि लाइट फोटोन से बनी हुई है, यहां पे उसका कोई यूज नहीं है। भले ही लाइट के पास फोटॉन्स हैं, पर क्या इंटरफेरेंस करते समय फोटोन के बारे में बात करके कोई मतलब है? नहीं है। इंटरफेरेंस करते वक्त लाइट को वेव की तरह ट्रीट करके बात करने में मतलब है। वही जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हो, तो क्या आप लाइट को वेव की तरह ट्रीट करके बात करोगे तो मजा आएगा? नहीं। आप उसको फोटॉन्स के नजरिए से देख के समझाओगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ लाइट के अंदर फोटोन है, फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो कंसेप्ट इजीली समझ में आता है। इसलिए बोला जाता है लाइट के पास डुअल नेचर। मैं और बकबक करूं कि आपको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर विथ एवरीवन? डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? अरे हाँ ना तो बोल दो। कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। मैं बात कर रहा था डी ब्रॉइस वेवलेंथ के बारे में। क्लास, एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
क्लास, रियली सॉरी, एक फोन था। हाँ, ये तुम लोग सही ढंग ढंग से रह रहे हो ना? ऑल ऑफ यू आर ओके ना? ज़्यादा घूमो मत बाहर, घर पे रहो, ठीक है? अभी वही मेरे एक सर की मम्मी का पॉजिटिव आया, उनका ही फ़ोन था। ये तुम लोग ठीक ठाक हो ना सब लोग? बाहर घूमो बीमो मत रहे ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा बाहर घूमो बीमो मत, घर पे रहने का मस्त, ठीक है? क्या बोल रहा था मैं? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। एक काम करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉयस, आज रहने दो। कोई बैड न्यूज़ मिलती है ना, उसके बाद मेरे को पढ़ाई नहीं जाता, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, चलो। आज का इतना लेक्चर जो है ये मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, आप इसको स्टडी कीजिए। और आप एक काम करेंगे, आप सब लोग, आप थोड़ा वेव नेचर को पढ़ के आएंगे, थोड़ा बस वेव नेचर को थोड़ा एक बार देख के आओ। डॉपलर्स इफेक्ट 11th क्लास में था, थोड़ा इसको देख के आओ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, है कि नहीं? बस उतना देख के आओ वेव नेचर क्या होता है। पार्टिकल नेचर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में आएंगे तो डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस को हम कंप्लीट करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगेंगे। और फिर हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी निपटा के ये चैप्टर को दी एंड कर देंगे। आज ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा, 5-10 मिनट लगेगा डी ब्रॉयज वेवलेंथ समझाने के लिए, और हमें आधा एक घंटा लगेगा इसके न्यूमेरिकल्स करने में। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि नेक्स्ट लेक्चर में ड्यूअल नेचर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? डन? चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।